बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा डिस्कशन चल रहा था बेटा किस चीज़ पर, कैपिटल गेन्स पर। और कैपिटल गेन को मुख्तलिफ हिस्सों में हमने तोड़ दिया। 37A 37 पर 37 के अंदर फर्दर कैटेगरीज इमूवेबल प्रॉपर्टी, 38 सबसेक्शन 5 अदर कैपिटल एसेट्स। तो ये बात आपसे हो चुकी कि सेक्शन 37A में फॉल करने वाले कैपिटल एसेट्स जो हैं वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, और जिस भी हेड ऑफ इनकम को हम सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम मान लेंगे उसके लिए हमारे पास अलग से रेट्स होने चाहिए उसको टैक्स करने के लिए। यस और नो बताइए आप लोग, मुझे जवाब दीजिए। ऐसा ही है ना, उसको टैक्स करने के लिए अलग से हमारे पास टैक्स रेट होने चाहिए। अच्छा ओके, देखिए तो अब यहाँ पर आपको सेक्शन 37A की जो सिक्योरिटीज हैं अगर उनका डिस्पोजल होता है तो उनके टैक्स रेट आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब ये क्या आता है यहाँ पर जनाब, different slaves have been specified for the tax year 2020 separate block of income as under where the security was acquired before 1st July 2013। ठीक है, अगर आपके पास शेयर्स हैं किसी पब्लिक कंपनी के जिसको आप टैक्स के हिसाब से पब्लिक कंपनी बोलते हैं, यानी कि वो लिस्टेड हो, यानी कि उसकी 50% और मोर होल्डिंग जो हो वो किसके पास हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, चाहे फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या उसकी 50% और मोर होल्डिंग किसके पास हो, किसी फॉरेन गवर्नमेंट के पास, या उसकी 50 और मोर परसेंट होल्डिंग किसी ऐसी कंपनी के पास जो 100% होल्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट हो। तो इन तमाम सूरतों में वो कंपनी क्या बन जाएगी बेटा, पब्लिक कंपनी। और उसकी सिक्योरिटीज कहाँ फॉल कर जाएंगी, सेक्शन 37 में। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब सिक्योरिटीज कहलाती हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तमाम बातें अब आपको अच्छी तरह समझ आनी चाहिए बेटा। टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं लेकिन इन टेक्निकल टर्म्स में आपको कंफ्यूजन नहीं होना। सिक्योरिटीज लफ्ज आ जाए तो आपने सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो सिक्योरिटीज का मतलब क्या हुआ, आपने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने डिबेंचर्स, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड्स, ठीक है ना, इस तरह के आइटम में पैसा इन्वेस्ट किया। हाँ भाई बेटा, बात क्लियर है सब लोग, बताइए। तो लफ्ज सिक्योरिटी से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना। तो वो सिक्योरिटीज जो कहाँ मेंशन है, सेक्शन 37A में। अगर फर्ज करें आपने एक कंपनी के शेयर एक्वायर किए हुए थे 2012 से, लेकिन आप उनको डिस्पोज ऑफ करते हैं आज 2020 में, टैक्स ईयर 2020 में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो शेयर्स जो आपने एक्वायर किए थे 1 जुलाई 2013 या उससे पहले, उस पर होने वाला कैपिटल गेन तो है, लेकिन उस पर एप्लीकेबल टैक्स रेट क्या हो जाएगा, 0% हो जाएगा। यानी उस पर आपने टैक्स पे करना है वो 0% के हिसाब से पे करना है। ठीक है, तो एक तरीके से ये कैपिटल गेन आपका क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। ठीक है जी, बात समझ में आती है। अच्छा, अब देखिए बात में बड़ा फर्क है। सेक्शन 37 और सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 में अगर होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर हो तो कैपिटल गेन का 25% हिस्सा एग्जेम्प्ट हो जाता था और 75% टैक्सेबल होता था, उसको हम टैक्सेबल इनकम में ऐड करते थे। तो वहां पर बाकायदा अमाउंट एग्जेम्प्ट करने की बात हुई है, यहाँ पर अमाउंट एग्जेम्प्ट करने की बात नहीं हुई। यहाँ पर जो भी अमाउंट होगा उस पर एप्लीकेबल टैक्स रेट कितना है, 0%। उसके बाद where the securities was acquired between 1st July 2013 to 30th June 2016। फर्ज करें आपने शेयर्स परचेज किए थे 1 जुलाई 2015 को, तो जो शेयर्स आपने परचेज किए पब्लिक कंपनी के 1 जुलाई 2015 को, वो फॉल करते हैं सेकंड सीरियल नंबर के अंदर। यानी इनकी परचेज डेट जो है वो 1 जुलाई 2013 से लेकर 30 जून 2016 के दरमियान है। अगर ये शेयर्स आप डिस्पोज ऑफ करते हैं आज टैक्स ईयर 2020 में, तो होने वाला गेन कैपिटल गेन होगा, सेक्शन 37A में फॉल करेगा, और उस गेन को आपने टैक्स करना है कितने परसेंट से, 7.5% से। अच्छा जी, अब वो सिक्योरिटीज जो आपने 1 जुलाई 2016 के बाद खरीदी है, मतलब टैक्स ईयर 2018 में खरीदी है, 2019 में खरीदी है, टैक्स ईयर 2017 में खरीदी है, तो अगर उन सिक्योरिटीज को आप डिस्पोज ऑफ करते हैं टैक्स ईयर 2020 में, तो होने वाला गेन कैपिटल गेन है, सेक्शन 37A में फॉल करेगा, और उन पर एप्लीकेबल टैक्स रेट कितना होगा, 15%। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको कोई डिफिकल्टी हो या कोई मुश्किल बात होती है, बोलिए। अच्छा, लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा, भले वो कंपनी पब्लिक कंपनी हो या लिस्टेड
यानी पब्लिक कंपनी, लेकिन अगर वो कहाँ मौजूद है, ईपीजेड में, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में, तो उसका कैपिटल गेन वैसे ही एग्जेम्प्ट हो गया, क्योंकि हम उसको पीछे एग्जेम्पशन में पढ़ के आ चुके हैं। यस और नो? तो अगर एक कंपनी एक से ज्यादा कंडीशन पूरी करती हो तो आप उसमें देखेंगे उसमें कोई एग्जेम्पशन वाली कंडीशन मौजूद तो नहीं है। अगर कोई एग्जेम्पशन वाली कंडीशन मौजूद है तो फिर क्या करते हैं, आप उसको एग्जेम्पशन करवा दें, फिर तो आपको 0% रेट अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं। मतलब जो चीज एग्जेम्प्ट हो जाती है उस पर कोई रेट एप्लीकेबल नहीं होता। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, अब समझिएगा मेरी बात को, सेक्शन 37A में जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उनके टैक्स रेट ये तीन है, 0%, 7.5% या 15%। हाँ, अब और बात है कि उन सिक्योरिटीज की जो लिस्ट है उनमें तो कुछ सिक्योरिटीज के नाम अलग करके उनका उनका टैक्स रेट अलग कर दिया जाए, इसका होल्डिंग पीरियड से कोई ताल्लुक ना हो। तो जैसे पॉइंट नंबर 4, फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू बाय द मेंबर ऑफ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज एंड कैश सेटल्ड डेरिवेटिव ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जो कि फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं, और ये किन लोगों ने क्या किए हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्रिएट किए हैं, मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज ने, और कैश सेटल्ड डेरिवेटिव्स, और वो डेरिवेटिव्स जो कहाँ सेल कर किए जाते हैं, वो सेल किए जाते हैं कहाँ पर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अच्छा, अब होता पता है क्या, थोड़ा सा मैं इसको आपको आइडिया देता हूँ। इसका मैं आपको देखें, डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मैं आपको आइडिया देता हूँ, समझिएगा जरा बात को। देखिए इसको आप इस तरह समझे, मैं इसकी आसान एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। फर्ज कर लेते हैं आज की डेट पर मैंने एक प्रॉमिस किया, प्रॉमिस मतलब वादा, कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहा हूँ ना, कि मैं आज से 3 महीने बाद आपको शेयर्स बेचूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज से 3 महीने बाद पीआईए के शेयर्स बेचूंगा, या मैं आज से 3 महीने बाद पीआईए के शेयर्स खरीदूंगा, ठीक है ना। लेकिन प्राइस हमने आज तय कर दी, 3 महीने बाद प्राइस कुछ भी हो, हमने प्राइस आज तय कर दी, यानी आज की प्राइस पर खरीदूंगा 3 महीने बाद। अब 3 महीने बाद प्राइस भले क्या हो, ज्यादा हो भले कम हो। यस और नो बताओ, जवाब दो, रिस्पॉन्स करो बेटा। मिसाल के तौर पर 1000 शेयर्स खरीदूंगा आज से 3 महीने बाद, लेकिन प्राइस आज तय कर रहा हूं पर शेयर कितनी, 100 रुपए। तो कितना अमाउंट बना, लाख रुपए, यानी लाख रुपए के शेयर्स खरीदूंगा आपसे आज से 3 महीने बाद। प्राइस आज तय कर ली, कितनी तय की प्राइस बेटा, रिस्पॉन्स चाहिए, कितनी तय की प्राइस, 100 रुपए। अच्छा, अब वो क्या रहा है सुनिएगा, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं ताकि आपको डेरिवेटिव वाली कहानी समझ में आ जाए। फिर एक आगे जाके इसके अंदर एक कहानी और कनेक्ट करेंगे, स्पेकुलेशन वाली, थोड़ा उसको भी कनेक्ट करना है, वरना चीजें बड़ी कंफ्यूज जाएंगी। लेकिन फिल वक्त इतनी कहानी सुन लें, बाकी जो आगे कहानी इसमें आगे ऐड होगी वो मैं बाद में क्या कर लूंगा, उसको कवर कर दूंगा दोनों तरीकों से। अच्छा, अब फर्ज ये करते हैं भाई कि जिस पॉइंट पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, उस पॉइंट पर जिससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके पास तो शेयर्स है नहीं अभी फिल वक्त, मतलब उसने प्रॉमिस कर लिया है शेयर्स बेचने का 100 रुपए के, लेकिन शेयर उसके पास है नहीं, वो भी शेयर्स मार्केट से खरीदेगा फिर मुझे बेचेगा, ठीक है। तो अब एक प्रॉब्लम आ रही है, या हो भी सकते हैं शेयर उसके पास, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद प्रॉब्लम यहाँ पर ये आता है कि ये जैसे हमारा तयशुदा टाइम आगे बढ़ रहा है ना, 3 महीने करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे मार्केट में इन शेयर्स की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे जैसे फर्ज करें अभी 10 दिन हुए हैं, तो 100 रुपए वाला शेयर जो है, जो जिसकी कीमत मैंने 100 रुपए
तय की है ना, वो अब मार्केट में 110 रुपए का हो गया। तो जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है वो कॉन्ट्रैक्ट फायदे में नुकसान में, कि अगर 100 रुपए वाली चीज मार्केट में 110 की है तो मुझे कितने की मिलनी है, मुझे कितने की मिलनी है? 100 रुपए वाली चीज मार्केट में 110 की है, तो अगर मैं खरीदूं आज, मतलब जब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे वो कितने की मिलनी है? 100 की मिलनी है। तो मैं फायदे में नुकसान में हूं? मैं फायदे में हूं। तो अब हो सकता है कि मैं अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को किसी और को सेल कर दूं, कि भाई मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है शेयर्स खरीदने का, जिसकी सेटलमेंट कब होगी? आज से 3 महीने बाद या 2 महीने 20 दिन बाद, इस तरह समझ लें। तो हो सकता है कोई और पार्टी मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट को परचेज कर ले, पॉसिबल है। जवाब दे, रिस्पॉन्स देना बेटा। तो समझे बात को? तो फिर क्या होगा? अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 100 रुपए मैंने देने हैं, तो एक तरीके से जो है वो क्या कहते हैं, अगर 100 रुपए मैंने जमा करवा दिए हैं, मतलब मैंने 100 रुपए खर्च कर दिए हैं, प्राइस मतलब एक तरह से क्या कर दिए, पे कर दिए, तो मेरी इस कॉन्ट्रैक्ट में लगी हुई कॉस्ट कितनी है? 100 रुपए फॉर एग्जाम्पल। और अगर अगली पार्टी से मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट उसको सेल कर देता हूँ 110 रुपए के अंदर, तो मुझे गेन कितना हो गया? हालांकि मैंने अभी शेयर्स नहीं परचेज किए, शेयर मेरे पास नहीं आया, 10 रुपए गेन हो गया। हो सकता है मैं उसको हो सकता है प्राइसेस इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो, तो मैं उसको 110 के बजाय 120 का भी क्या कर दूं, सेल कर दूं, और अगला बंदा क्या करे, इंटरप्रेट करे, प्राइस तो और ऊपर जाएगी। तो ये सिर्फ एक रफ आइडिया है, ये ओरिजिनल सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती है। ये आपको बिल्कुल एक बच्चों वाला आइडिया देने के लिए मैंने इस तरह की एग्जाम्पल बनाई है, कि यहाँ पर मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी और को बेच रहा हूँ जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बेचते वक्त मुझे क्या हो सकता है? फायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए। बिल्कुल फायदा हो सकता है, ऐसे ही है ना। तो ये जो गेन है ये भी बेटा कैपिटल गेन होगा, सेक्शन 37A में जाएगा। तो अगर ये ट्रांजैक्शन, ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट से ये परफॉर्म किए जा रहे हैं बाय मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज या फिर कैश सेटल डेरिवेटिव्स ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो फिर इस तरह के गेन्स के लिए जो टैक्स रेट है वो 5% है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर होल्डिंग पीरियड, क्योंकि इसमें होल्डिंग पीरियड ज्यादा अरसे का नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आपके मतलब ही नहीं क्या कर दिया, एक तरीके से डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में से दो सिचुएशंस को अलग कर दिया और कहा कि भाई अगर इस पे गेन हुआ तो वो गेन किस रेट से टैक्स होगा? 5% टैक्स होगा। 5% तमाम डेरिवेटिव प्रोडक्ट पे फिक्स नहीं है, सिर्फ जो दो नाम लिखे हुए आ रहे हैं उन पर है। तो अगर इसके अलावा जनरली डेरिवेटिव प्रोडक्ट लिखा हुआ आ जाए और उसमें ये पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज मेंशन ना हो या कैश सेटल डेरिवेटिव ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज मेंशन ना हो, तो फिर आप उसको उसी होल्डिंग पीरियड के हिसाब से क्या करेंगे, टैक्स करेंगे, 15%, 7.5% और 0.5%। यहां तक बात क्लियर हुई बेटा? अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या बोला, पहले आप बात को आसान कर लें। आसान बात क्या है? आसान बात यह कि इस तरह समझें, सेक्शन 37A में मौजूद तमाम कैपिटल एसेट सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, और उन पर 3 किस्म के रेट अप्लाई होते हैं होल्डिंग पीरियड के लिहाज से, 0%, 7.5% और 15%। करेक्ट? करेक्ट? ठीक है। अच्छा, अब अब आप ये देखें कि उनमें से कुछ ऐसे कैपिटल एसेट है जिनका अलग से रेट मेंशन कर दिया, जैसे ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ठीक है, एंटर्ड इनटू बाय पाकिस्तान। तो इनके कैपिटल गेन पे जो टैक्स रेट होगा वो 0%, 7.5%, 15% नहीं होगा, बल्कि कितना होगा? 5% होगा। और उसके अलावा
म्यूचुअल फंड्स, उनके लिए भी अलग से क्या कर दिया, आपको टैक्स रेट दे दिया है। वो क्या है, टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन इन सर्टेन स्पेशल केसेस are different. Example include tax rate at 10% on disposal of mutual fund units in case of an individual. अगर आप बतौर इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्पोज ऑफ करते हैं तो आपके म्यूचुअल फंड 10% से क्या होंगे, उस पर गेन टैक्स होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग पीरियड। ठीक है। हाँ, अगर कोई एओपी डिस्पोज ऑफ कर रही है, कोई कंपनी डिस्पोज ऑफ कर रही है, तो फिर उसके लिए वही रेट होगा 0%, 7.5% और 15%। तो ये बड़ी सिचुएशन है, आपको अच्छी तरीके से क्या करना है, ब्रेक, चीजों को ब्रेक कर लेना है कि म्यूचुअल फंड्स में जो टैक्स रेट है कैपिटल गेन का, वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के जो कॉमन रेट्स हैं उससे भी सेपरेट है, लेकिन वो सिर्फ किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ रही हैं बेटा? ठीक है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं जनाब, फॉर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कैश सेटल्ड डेरिवेटिव ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज 5%, म्यूचुअल फंड डिस्पोज ऑफ बाय इंडिविजुअल 10%, अदर केसेस 0%, 7.5% और 15%। इस तरह आप लिख दें इसको, तो इस तरह आपके सामने एक लिस्ट बन जाएगी। हाँ भाई, इस पार्टिकुलर सिचुएशन में 5% है, 10% है, उसके अलावा तमाम सिचुएशन में या तो 0% है, या 7.5% है, या 15%। तो ये सारी गुफ्तगू आपको समझ में आती है बेटा? रिस्पॉन्स करें बेटा, आपका रिस्पॉन्स चाहिए। अच्छा ओके, कोई मुश्किल बात तो नहीं। अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है आपके पास एक ही कंपनी के मुख्तलिफ शेयर्स की जो क्या हो, लॉट्स हो, जो कि मुख्तलिफ डेट्स पे आपने परचेज किया। लॉट्स का मतलब क्या होता है, 500 शेयर्स की एक लॉट होती है जो आप खरीदते हैं, फिर 1000 शेयर की लॉट होती है। इस तरीके से मतलब शेयर्स की लॉट, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो आपको परचेज करने होते हैं किसी भी मार्केट से, वो क्या होता है, मतलब जब आप आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो आप लॉट्स परचेज करते हैं, 500 की लॉट, 1000 की लॉट। तो हो सकता है आपके पास एक वक्त में एक ही शेयर की मुख्तलिफ लॉट्स क्या हो, मौजूद हो। क्या ये बात समझ में आती है? इस तरह इन्वेंट्री के अंदर एक ही इन्वेंट्री की मुख्तलिफ डेट्स पर आपके पास जो थी वो स्टॉक मौजूद थे, अलग अलग डेट पे आए हुए। तो क्योंकि इन्वेंट्री सेम थी, स्टॉक जो था वो मुख्तलिफ डेट पे आया हुआ था, तो उनकी प्राइसेस में फर्क था, कॉस्ट में फर्क था। तो इसलिए आपने इन्वेंट्री में क्या फॉलो किया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या वेटेड एवरेज मेथड। यस और नो? मिसाल के तौर पर आपके पास अमरीली स्टील कंपनी है, अमरीली स्टील कंपनी, उसके आपके पास 500 शेयर्स हैं जो आपने पहले परचेज किए थे 10 रुपए शेयर के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल। फिर उसके बाद आपने 1000 शेयर परचेज किए थे 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से। ठीक है। अब बड़ा सिंपल सा वे, आपने क्या कर दिया है, आपने केस वन, आपने 300 शेयर डिस्पोज ऑफ कर दिए 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल। तो 300 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, 30,000। तो 30,000 क्या बन जाएगी बेटा, सेल प्रोसीड। जवाब दे भाई, रिस्पॉन्स देना, आप सब रिस्पॉन्स दे, लाजमी रिस्पॉन्स दे। अमरीली स्टील्स एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, ठीक है जी, उसके शेयर्स आपके पास हैं। 500 शेयर एट 10 रुपीज ईच, ये आपने परचेज किए हैं। फिर 1000 शेयर परचेज किए हैं एट ₹20 ईच।
ठीक है जी। केस 1, sold 300 shares for rupees 100 each। एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे कैपिटल गेन कैसे। आप वर्कआउट करो कैपिटल गेन कैसे निकालोगे। आप लिखोगे सेल प्रोसीड्स लेस कॉस्ट। जवाब दो बेटा, जवाब दो। 300 शेयर्स को जरा मल्टीप्लाई करो 100 से, जल्दी से, जल्दी से कर दो बेटा। कितना आंसर बना? 30,000। 30,000 हो गए सेल प्रोसीड। अच्छा, अब सवाल ये कि भाई तो मैंने 300 शेयर्स बेचे, मैंने कौन से वाले बेचे, 500 में से बेचे या 1000 वाली लॉट में से बेचे। तो अगर मुझे अपना कैपिटल गेन रिड्यूस करना है तो फिर तो मुझे कहां से अज्यूम करना चाहिए इसको 1000 में से, क्योंकि 1000 वाले की कॉस्ट ज्यादा है। 1000 वाले शेयर्स मैंने बाद में परचेज किए तो मुझे महंगे पड़े थे, और 500 वाली लॉट मैंने बहुत पहले परचेज की तो मुझे सस्ती पड़ी थी। यस और नो? तो अगर मैं इन 300 शेयर्स का डिस्पोजल कहां से मानता हूं, 1000 वाली लॉट में से, तो मेरा कैपिटल गेन रिड्यूस नहीं हो जाएगा, मेरा कैपिटल गेन कम नहीं आएगा। 100 रुपए का एक शेयर बेचा है, 10 रुपए कॉस्ट लूंगा, 90 रुपए कैपिटल गेन आएगा। 100 रुपए का शेयर बेचा है, 20 रुपए कॉस्ट लूंगा तो 80 रुपए कैपिटल गेन आएगा। रेस्पॉन्स करें। तो अगर मुझे परमिशन दी जाए कि अपनी मर्जी से कहीं से भी कॉस्ट उठा लो, तो फिर तो मैं कौन सी कॉस्ट लूंगा? मैं तो ज्यादा वाली कॉस्ट लूंगा ना, ताकि मेरा कैपिटल गेन क्या है, कम है। यस और नो? रिस्पॉन्स करो ना यार। यस और नो? यस। लेकिन लॉ क्या बोल रहा है? लॉ बोल रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अज्यूम करो जो तुमने शेयर्स बेचे हैं, भले तुमने फिजिकली कोई से, मतलब फिजिकली तो नहीं, मतलब क्या कहते हैं, तो आपके पास क्या होता है, अकाउंट होता है, सीडीसी अकाउंट होता है। तो भले आपने प्रैक्टिकली तो बाद वाले शेयर बेचे हो, लेकिन कॉस्ट एलोकेट करनी है आपने कौन सी वाली, फर्स्ट वाली। मतलब आपने ये मानना है कि जो 300 शेयर्स बिके हैं ये शुरू वाले 500 में से बिके हैं। तो 500 को अगर मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा तो आंसर क्या आएगा? सॉरी 300, 500 में से 300 बेचे ना, 300 को मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 3,000 रुपए। यस और भाई रिस्पॉन्स करें ना आप सब लोग। 27,000 क्या आ गया, गेन आ गया। सही है जी। सही, लेकिन अब ये प्योर गेन नहीं है, इसमें से अगर आपकी कोई इंसिडेंटल एक्सपेंस है वो भी क्या करें, हम माइनस करें। और जो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स होंगे ना बेटा, वहां तो आप इंसिडेंटल एक्सपेंस लेंगे लेंगे। जिस तरह वो आप लेते हैं ना, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी में 1/5 ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इस तरह यहाँ भी एक अमाउंट फिक्स है, उसको आप क्लेम कर लें बस। एक्चुअल कमीशन के बजाय आप नोशनल वैल्यू है कमीशन की वो क्लेम कर लें, जो कि लॉ ने खुद दी हुई है आपको। वो क्या दी हुई जरा देखिए, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है? Capital gain shall be computed on FIFO basis as consideration received less cost of the capital asset plus incidental expenses for acquiring, खरीदते वक्त, and disposing, बेचते वक्त। दोनों तरफ, खरीदते वक्त कमीशन दिया था वो भी कॉस्ट है, बेचते वक्त कमीशन दिया था वो भी कॉस्ट है। दोनों केस क्या करें, शामिल कर। अच्छा, एक लाइन छोड़ के पढ़ूंगा, फिर वो लाइन बाद में पढ़ता हूँ। इन केस ऑफ मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन, मतलब अगर शेयर्स कहां बेचे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में, ट्रांजेक्शन ऑफ एनी सिक्योरिटी आर नोशनल एक्सपेंस एट 0.5%, आधा परसेंट, 1% नहीं, आधा परसेंट ऑफ सेल्स प्रोसीड
and 0.5% of cost of security shall be taken in lieu of brokerage commission और levy. तो आपको बजाय एक्चुअल सेल्स एक्चुअल कमीशन लेने के बजाय एक तो निकालना है सेलिंग प्राइस का 0.5% और दूसरा निकालना है आपको कॉस्ट का 0.5%. ये बन जाएगा आपका नोशनल एक्सपेंस. ऐसा आपने लाजमी करना है जब आपने किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर बेचे हो, क्योंकि ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनी के शेयर आपने बेचे होंगे थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. इसको हम बोलेंगे मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन. क्या करें बताइए. इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप लेस करें कमीशन, और कमीशन दो हिस्सों में निकलेगा. दो हिस्से क्या होंगे? 0.5% ऑफ सेल प्रोसीड्स and 0.5% ऑफ कॉस्ट. जवाब दीजिए आप लोग. ठीक है जी. सेल प्रोसीड का 10% 3,000, 1% 300 और आधा % 150. यस और और कॉस्ट का 10% 300, 1% 30 रुपए, आधा % 15 रुपए. ये लेस करवा दे. ये आपका आंसर आ गया बतौर कैपिटल गेन. कितना आ गया? 27,000 माइनस 150 माइनस 15 रुपए, 26,835. ठीक है जी. ये बना दिया हमने केस 1. चले इसमें बनाते हैं केस 2. सोल्ड $1,000 शेयर्स. आपने 1,000 शेयर्स बेचे. एट रुपीज 100 ईच. तो याद रखिएगा बेटा, अगर मुख्तलिफ लेयर्स में से डिस्पोजल हुआ हो ना, तो उनकी कैलकुलेशन भी अलग अलग करें, क्योंकि उन सबका होल्डिंग पीरियड भी अलग अलग होगा. तो उनका टैक्स रेट भी उनके होल्डिंग पीरियड के हिसाब से क्या होगा, एप्लीकेबल होगा बेटा. ये चीज अच्छी तरह दिमाग में रख लीजिएगा बेटा. याद रहेगी ये बात. यस और नो बोलिए. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ये हम सॉल्व करते हैं केस 2. ठीक है जी. केस 2. तो केस 2 में 2 लॉट्स हैं हमारे पास, तो उनको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे. सेल प्रोसीड्स. तो पहले 500 शेयर्स आप सोल्ड माने ऊपर वाले. 500 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आंसर हो जाएगा? 50,000. ऐसा ही है. जवाब दे. लेस करें इन 500 की कॉस्ट.
तो 500 को आपने 10 के हिसाब से परचेज किया था, 500 मल्टीप्लाई 10, आंसर क्या बनेगा? 5000। तो पहले वाले पे आपको कैपिटल गेन हो गया 45,000। अभी इसमें से हम इंसिडेंटल एक्सपेंस माइनस करेंगे। अच्छा, सेकंड जो आपके पास लेयर है 1000 की, उसमें से 500 और डिस्पोज ऑफ हो गए, और वो 500 शेयर्स किस हिसाब से डिस्पोज ऑफ है? 100 रुपए के हिसाब से। तो उसको भी आप लिख दें क्या? 50,000। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद कॉस्ट, कॉस्ट अब ले हम 20 के हिसाब से, 500 मल्टीप्लाई 20, आंसर क्या होगा? 10,000। ठीक है जी। अब क्या करें? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस लेस कर लें। पॉइंट 5% ऑफ सेल्स प्रोसीड, 0.5% ऑफ कॉस्ट। 50,000 का 10% 5,000, 1% 500, आधा परसेंट 250। जवाब दो बेटा। 50,000 का आधा परसेंट 250, इधर भी 250 हो जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद 5,000 का आधा परसेंट, तो 5,000 का 10% 500, 1% 50 और आधा परसेंट 25। 10,000 का 10% 1,000, 1% 100 और आधा परसेंट 50। यस और वर्कआउट कर ले। कितना गेन आया? 45,000 माइनस 250 माइनस 25, 44,725। और 40,000 माइनस 250 माइनस 50, 39,700। अच्छा, अब फर्ज कर लें कि ये जो आपने जो 500 वाले शेयर्स शुरू के बेचे हैं, जो फर्स्ट लॉट है, ये 1 जुलाई 2013 से भी पहले की है। कुछ समझे मेरी बात? साथ साथ में टैक्स रेट की बात भी कर लो। यानी ये जो शेयर्स आपने बेचे हैं टैक्स ईयर 2020 में, जिन पे कैपिटल गेन जो है वो कितना आया है बेटा? 44,725। ये शेयर्स 1 जुलाई 2013 से भी पहले के। तो अब क्या करो, यहां लिखो टैक्स रेट। क्योंकि ये जो एसेट है जो आपने डिस्पोज ऑफ किए हैं, ये 1 जुलाई 2013 से भी पहले के, तो लिहाजा इन पे टैक्स रेट क्या हो गया? 0% हो गया। और जो दूसरे आपके पास एसेट्स हैं जो आपने टैक्स ईयर 2020 में डिस्पोज ऑफ किए हैं, जिन पे कैपिटल गेन 39,700 है, ये 1 जुलाई 2013 के बाद से है और 30 जून 2016 से पहले के। तो इन पे टैक्स रेट कितना लगा? 7.5%। कुछ समझ पाया मेरी बात को? तो अलग अलग करना इसलिए भी जरूरी है कि आपको होल्डिंग पीरियड का भी पता हो, मतलब कि ये शेयर्स कब के खरीदे हुए हैं। तो अगर ये 1 जुलाई 2013 से पहले के खरीदे हुए और डिस्पोज ऑफ आज टैक्स 2020 में हो रहा है, तो फिर इस पे कैपिटल गेन या टैक्स रेट होगा 0% होगा। तो क्या हुआ जनाब? टैक्स क्या बना? टैक्स 0 बन गया। और 39,700 का 7.5% निकाला, क्या बना? क्या बना बताइए?
जल्दी करो ना बेटा, क्या बना 7.5%? 2977.5, 978। ठीक है जी, ये आपके पास आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ आपको वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, यानी और ऐसा सेम कंपनी के शेयर्स के लिए होगा ना, मतलब एक ही कंपनी के शेयर्स के जब आपके पास क्या हो, मुख्तलिफ लॉट्स हों जो कि मुख्तलिफ डेट से परचेज की गई हो, और फिर डिस्पोजल परफॉर्म होगा, तो डिस्पोजल पे जो कॉस्ट निकाली जाएगी वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पे निकाली जाएगी। क्या ये बात आप सबको क्लियर होती है बेटा? रिस्पॉन्स दे दो यार, रिस्पॉन्स दो। हाँ बेटा रबनवाज, क्या ये बात क्लियर होती है? ओके, चलिए जी। अब इसमें जो क्या कहते हैं पॉइंट है, वो पॉइंट कौन सा रह गया, ये वाला, ये एक इंपॉर्टेंट। FIFO method shall not apply in respect of sale of shares purchased on the same trading day। एक होती है सेम डे ट्रेडिंग, मतलब सुबह शेयर खरीदे शाम को बेच दिए, सुबह खरीदे 1 घंटे बाद बेच दिए। ये जो सेम डे ट्रेडिंग करते हैं कुछ लोग, रुपए रुपए के हिसाब से गेन कमाते हैं, पैसे पैसे के हिसाब से गेन कमाते हैं। मतलब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा अभी शेयर की कीमत है 10 रुपए 50 पैसे। अब जैसे ही शेयर की कीमत 10 रुपए क्या हो गई, 75 पैसे हो गए, शेयर बेच दिए, 25 पैसे क्या कर दिया, पर शेयर गेन कमा लिया। तो अगर आप जिस दिन शेयर्स खरीदते हैं उसी दिन अगर आपने शेयर्स बेचे हैं, तो ये अज्यूम किया जाएगा आपने वही शेयर्स बेचे हैं जो आपने आज खरीदे, तो फिर उनकी कॉस्ट वही ली जाएगी जो आज की कॉस्ट होगी। उस स्पेशल केस में आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसको हम बोलते हैं सेम डे ट्रेडिंग। यस और नो? तो ये बात समझ में आती है सब लोगों को बेटा? तो आप ये देख लें, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप ये देख लें कितने ऐसे शेयर्स हैं जो आपने आज खरीदे और कितने ऐसे शेयर हैं जो आपने उसी दिन बेच दिए। जितने शेयर आपने आज खरीदे उतने, उनमें से अगर आपने कुछ या उससे ज्यादा शेयर्स क्या कर दिए आपने बेच दिए, तो आप क्या करें, सेम डे ट्रेडिंग में आप वही कॉस्ट उठाएं जो आज आपने शेयर्स खरीदे। मिसाल के तौर पर अगर आपने आज 500 शेयर्स खरीदे 100 रुपए के हिसाब से, जवाब दें। मैं रिपीट कर रहा हूं बात को बेटा, अगर आपने 500 शेयर्स खरीदे हैं 100 रुपए के हिसाब से, तो आंसर क्या बनेगा, कॉस्ट क्या बनेगी? आज की तारीख में आपने 500 शेयर्स खरीदे हैं 100 रुपए के हिसाब से, तो क्या अमाउंट क्या बना, प्लीज रिस्पॉन्स? 50,000। अच्छा, और आज की तारीख में आपने 800 शेयर्स बेचे, तो अब ये अज्यूम किया जाएगा कि जो 800 आपने आज शेयर बेचे हैं उसमें 500 वही वाले बेचे हैं जो आज खरीदे। तो 800 में मौजूद 500 शेयर्स की जो कॉस्ट होगी वो आज वाली कॉस्ट ली जाएगी। इसको हम बोलेंगे सेम डे ट्रेडिंग। और जो रिमेनिंग 300 शेयर्स हैं उसके लिए आप अप्लाई करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहला काम ये है कि अगर आप ये देख रहे हो कि आप सेक्शन 37A की कोई सिक्योरिटी डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि आज की डेट पर आप जिस डेट पे आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, क्या उस डेट पे आपने कोई शेयर परचेज किए थे कि नहीं किए थे। जितने शेयर्स आपने सेल किए हैं उसमें से कम उतने शेयर्स का डिस्पोजल आप उसमें से माने जो आपने सेम डे परचेज किए थे। समझे मेरी बात को? और अगर कोई रिमेनिंग बचता है तो फिर उसका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एलोकेट कर दीजिए। तो मतलब सेम डे ट्रेडिंग करते वक्त आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई नहीं करना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने खरीदे थे 500 शेयर्स आज की तारीख में, बेचे 700 शेयर्स आज की तारीख में, सेम कंपनी के, कंपनी भी सेम होनी चाहिए। तो अब 700 शेयर में से 500 की जो कॉस्ट होगी वो वही ली जाएगी जो आज शेयर्स खरीदे उसकी कॉस्ट होगी, यानी 50,000 रुपए। बाकी जो बचे 200 शेयर्स उसको अप्लाई करें हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सिंपल सा मामला है, ठीक है ना? इसको हम सेम डे ट्रेडिंग बोलेंगे।
सबसे पहला काम यही सोचना है आपने कि क्या जब मैं कैपिटल गेन वर्कआउट कर रहा हूँ सेक्शन 37A का, तो उसमें जिस डेट पर मैंने शेयर्स बेचे हैं क्या उस डेट पर मैंने शेयर्स खरीदे भी हैं उसी कंपनी के, तो फिर मुझे सेम डे ट्रेडिंग प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर फिर मैं अप्लाई करूंगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, वरना एक एग्जाम्पल है तफसीली, वो करके तो तफसील सारी क्लियर हो जानी है आपको ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, तो ये बात यहाँ तक हमारी क्या हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है। ठीक है जी, तो नॉशनल एक्सपेंस जो है वो आप कहाँ माइनस करेंगे, मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन में। लेकिन यहाँ पर एक बात स्पेशल लिखी हुई है, हाउएवर this notional deduction is not applicable in case of units of open ended mutual funds and future contracts entered into by members of PMEX। ठीक है ना, ये वो दो सिचुएशन है जहां पर आप 0.5% ऑफ सेल प्रोसीड एंड 0.5% ऑफ कॉस्ट लेस नहीं करेंगे, बल्कि एक्चुअल अगर कोई आपका एक्चुअल इंसिडेंटल एक्सपेंस होगा तो वो आप लेस करेंगे। लेकिन मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि जो स्टॉक एक्सचेंज में आपने शेयर्स खरीदे और बेचे हैं उस केस में आप एक्चुअल कमीशन लेस नहीं करेंगे, बल्कि आप 0.5% ऑफ सेल प्रोसीड एंड 0.5% ऑफ क्या करेंगे, कॉस्ट को लेस करेंगे बतौर नोशनल एक्सपेंस। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन क्या होती है, आसान बात है, मींस ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड एट एनी रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। वो ट्रांजैक्शन जो पाकिस्तान में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में परफॉर्म की जाए और एट द प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड NCCPL। ठीक है, तो मतलब वो ट्रांजैक्शन जो आसान लफ्जों में आपने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू क्या किए, परफॉर्म किए, उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन। अब सपोज आपके पास एविडेंस क्या होगा कि आपने मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन परफॉर्म किए, तो ऑब्वियसली जो आप अपना CDC अकाउंट मेंटेन कर रहे होंगे वो किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू कर रहे होंगे ना। अब ये सिस्टम आप जब समझ सकते हैं जब आप स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मालूमात रखते हो। तो जिस तरह बैंक अकाउंट खुलता है इस तरह शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए एक अकाउंट खुलता है, उसको CDC अकाउंट बोलते हैं। और ये अकाउंट कैसे खुलता है कि आप किसी भी, जिस तरह किसी बैंक पे जाके आप अकाउंट खुलवाते हैं, इस तरह मुख्तलिफ ब्रोकर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, उनके पास जाकर उनके जरिए आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है जी, तो आपके ब्रोकर को भी पता होगा आपके अकाउंट में कितने शेयर्स हैं, कौन सी कंपनी के शेयर्स हैं। तो जो शेयर डिस्पोज ऑफ होंगे उससे आपके अकाउंट में कमी आएगी, जो नए शेयर्स खरीदेंगे उससे आपके अकाउंट में इजाफा होगा। तो सपोर्टिव एविडेंस क्या है कि आपने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजैक्शन परफॉर्म की है। Supportive evidence for acquisition of securities shall be broker's bill for the purchase, broker generated computerized ledger statement of investors brokerage account। आपका जो ब्रोकरेज आपका अकाउंट जो होगा CDC वाला, उसका लेजर होगा उनके पास, यानी या ब्रोकर का अपना मेंटेन लेजर होगा। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी स्टेटमेंट ऑफ द इन्वेस्टर्स अकाउंट एंड पेमेंट्स थ्रू चेक्स। तो आपके पास सबूत क्या होगा कि आपने मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन परफॉर्म किए, तो ये चार आइटम जो हैं आपके पास सबूत होंगे कि आपने मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन क्या किए, परफॉर्म किए। ठीक है, बाकी कंसेशन रिसीव शैल बी द टोटल अमाउंट रिसीव और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज हायर वेयर एन एसेट इज लॉस्ट डिस्ट्रॉयड। ये सारी बातें हम पीछे कर चुके हैं बहुत तफसील से, ये रिपीटेड आइटम्स हैं। और 2.9 में लिखा हुआ आ रहा है कि नॉन रिकग्निशन रूल्स यहाँ भी अप्लाई होते हैं। तो जो चीज जनरल थी ना वो मैंने सब पे अप्लाई करवा दी। कंसीडरेशन की डेफिनेशन जो है वो तमाम कैपिटल एसेट के लिए कॉमन है, तो इसलिए वो मैंने कॉमनली पढ़ा दी, मैं बार बार अलग अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ वरना इससे कंफ्यूजन होगा। और जो नॉन रिकग्निशन रूल्स हैं वो भी तमाम कैपिटल एसेट पे अप्लाई होते हैं, ये बात भी आपको समझा दी थी मैंने आपको। ठीक है, तो यहां तक कोई मसला हो तो बोलिए, बताइए।
ठीक है जी। तो मतलब मैंने बोला भाई कंसीडरेशन की जो डेफिनेशन है वो तमाम कैपिटल एसेट यानी कैलकुलेशन के लिहाज से कैपिटल एसेट सबका एक ही तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, और जो नॉन रेकग्निशन रूल्स हैं वो भी सब पे अप्लाई होता है कि वो सिचुएशन जिसमें कैपिटल गेन या लॉस अराइज नहीं होता। तो ये दोनों बातें तो 37A के लिए भी कॉमन है, जिस तरह बाकी तमाम एसेट्स के लिए क्या थी, कॉमन थी। यहां तक कोई मसला तो नहीं है किसी को? बेटा बोलिए, जवाब दीजिए। ठीक है ना? तो अब आप क्या कीजिएगा बेटा, अब आप इसको यहाँ पढ़िएगा कि भाई परचेज ऑफ एसेट थ्रू बैंकिंग चैनल क्या है। इमोबल प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपको पेमेंट करनी है थ्रू बैंकिंग चैनल, ये रिक्वायरमेंट है कुछ। अच्छा, फिर लॉस एडजस्टमेंट की बात आएगी, लॉस का अलग से चैप्टर है, वहां भी इसको कवर कर लिया जाएगा। अच्छा, फिर ये कुछ इजाफी चीजें हैं जिसको मैं अभी तो रीड नहीं करूंगा यहाँ से, जो आपके स्टडी टेक्स्ट में मेंशन है, इसने कवर किए हुए हैं, लेकिन ये इजाफी चीजें हैं। स्वैप सेल क्या होती है, वॉश सेल क्या होती है, इसको हम देख लेंगे अगर टाइम मिला हमें आगे, लेकिन हम इसको अभी इमटेरियल मानते हुए आगे चल रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें इसलिए कि इसमें सब कुछ अप्लाई होगा, नॉन रिकग्निशन रूल भी अप्लाई होगा और डिस्पोजल भी वर्कआउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8.1 है ZA के नाम से, इसको जरा आप ट्राई करके देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 8.1 ZA देखेंगे बेटा, लाजमी सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले आप ये वाला पैराग्राफ जरूर पढ़िएगा, लॉस वाला। 2.11 लॉस एडजस्टमेंट, इसको पढ़ के सॉल्व कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, तो इंशाल्लाह फर्दर बात इस पे आपसे अगली क्लास में करेंगे। अच्छा, एक तो ये कीजिएगा और एक 8.3 भी कीजिएगा सॉल्व, एम्प्लॉय शेयर स्कीम को भी इससे कनेक्ट करना है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह बात करते हैं अगली क्लास के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज।